महाराज, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे जोगी मारा। उसके बाद जो वीडियो आएगा वो मूर्ति कला पे आएगा, देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो जोगी मारा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये किस काल की गुफा कहलाती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये मौर्य कालीन गुफा कहलाती है। ठीक है, तो किस काल की गुफा कहलाती है? मौर्य कालीन गुफा की, यानी कि मौर्य काल की गुफा कहलाती है। और इसका भी जो टाइम पीरियड है अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया है, यानी कि इसको भी टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बांटा है। तो अगर हम बात करें डॉक्टर ब्लॉक की, तो डॉक्टर ब्लॉक ने इसका टाइम पीरियड क्या बताया? 300 ईसा पूर्व बताया है। तो डॉक्टर ब्लॉक ने इसका टाइम पीरियड क्या बताया है? 300 ईसा पूर्व बताया है। उसके अलावा अगर हम बात करें सर जॉन मार्शल की, तो उसका टाइम कितना इन्होंने बताया है? 1000 ईसा पूर्व बताया है। ठीक है, अगर हम बात करें डॉक्टर स्मिथ की, तो उन्होंने इसका टाइम पीरियड 1 शताब्दी बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से 300 ईसा पूर्व किसके हिसाब से? डॉक्टर ब्लॉक के हिसाब से, 1000 ईसा पूर्व जॉन मार्शल के हिसाब से, और प्रथम शताब्दी किसके हिसाब से? डॉक्टर स्मिथ के हिसाब से है। लेकिन तीनों टाइम पीरियड में आपको याद किसका रखना है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर ब्लॉक का, यानी कि सबसे प्रमाणित जो है वो आपका 300 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए जोगी मारा गुफा का टाइम पीरियड कितना है, तो आपको 300 ईसा पूर्व बताना है। ठीक है, तो 300 ईसा पूर्व आपको याद रखना है जोगी मारा गुफा का टाइम पीरियड। तो आपको ईसा पूर्व भी ध्यान रखना है, ये गुफा ईसा पूर्व की है। ठीक है, अगर पूछा जाए किस काल की है, तो मौर्य काल की है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो है याद रखना है कि ये कहाँ पर है। तो ये किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ती है। जनपद कौन सा है? सरगुजा जनपद है। और पहाड़ी कौन सी है? रामगढ़ पहाड़ी है, रामनगर नहीं, रामगढ़ पहाड़ी। ठीक है, और स्थान कौन सा? अमरनाथ। तो आपको अमरनाथ याद रखना है। तो अमरनाथ को आपको ध्यान रखना है। जोगी मारा गुफा कहाँ पड़ती है? अमरनाथ में पड़ती है। राज्य कौन सा? स्टेट कौन सा? छत्तीसगढ़ स्टेट है। सरगुजा जनपद है और रामगढ़ पहाड़ी है। अगर हम नदी की बात करें, रिवर की बात करें, तो रिवर कौन सी यहाँ पर हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी। ठीक है, तो नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पे है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पे जोगी मारा गुफा पड़ती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पे जोगी मारा गुफा पड़ती है। कहाँ, किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में, सरगुजा जनपद में और रामगढ़ पहाड़ी में। तो क्वेश्चन इसमें किस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो जोगी मारा गुफा है वो किस राज्य में पड़ती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य बताना है। अगर पूछे कौन से जनपद में, तो वो सरगुजा जनपद आपको याद रखना है। जगह का नाम क्या है? अमरनाथ है। और नदी कौन सी करीब में है? तो नर्मदा नदी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर आउट हुई। आगे स्लाइड पे चलते हैं। आगे स्लाइड में क्या है? अगर देखिए आपको चीजें समझ में आती हैं तो वीडियोस को जरूर लाइक किया करिए। हालांकि मैं बीच में बार बार नहीं कहती हूँ, लेकिन अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो आप वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। जब आप शेयर वीडियोस को करेंगे तभी जाहिर सी बात है तभी हमारा चैनल ग्रो अप कर पाएगा। अगर आप मेरे चैनल को ग्रो अप करना चाहते हैं, आप उसको आगे ले जाना चाहते हैं, इसी तरीके से वीडियोस और आप चाहते हैं, तो मेरे वीडियोस को जरूर शेयर किया करिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आगे भी वीडियोस लगातार जल्दी जल्दी बनाती रहूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम देखते हैं, तो अब इसके नाम पे जिस तरीके से इसके जो टाइम पीरियड है अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है, उसी तरीके इसका नाम भी, यानी कि अगर नाम हम देखें, ठीक है, तो उसका भी नामकरण भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से किया है। अगर बात हम करें ये जो स्थानीय लोग थे, यानी कि जहाँ पर जोगी मारा गुफा है वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यानी कि उसी जगह पर रहने वाले जो लोग हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो बंगला बोलते हैं या बोंगरा बोलते हैं। ठीक है, तो बंगला या बोंगरा स्थानीय लोग इससे कहते हैं। और कहीं पे आपको लिखा मिल जाता है बेंगरा। ठीक है, तो कहीं पर आपको लिखा क्या मिल जाता है? बेंगरा भी लिखा मिल जाता है। जब आप गूगल में जाएंगे तो इंग्लिश में आपको बेंगरा लिखा मिलेगा। ठीक है, तो आपको बंगला, बोंगरा और बेंगरा तीनों ही याद रखना है। ठीक है, तो बेंगरा भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो लिखती मैं कुछ और हूँ और लिख कुछ और जाता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या नाम याद रखने हैं? बंगला याद रखना है, बोंगरा याद रखना और बेंगरा भी याद रखना है। कौन लोग बोलते थे? जो स्थानीय लोग होते हैं उसको जो है जोगी मारा गुफा को ये नाम से पुकारते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 10वीं जो शताब्दी थी, तो उसमें इसका नाम क्या था? डंडोर नाम था। तो इसमें क्या नाम था? डंडोर इसका नाम था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 10वीं शताब्दी में इसको किस नाम से बुलाया जाता था? डंडोर नाम से बुलाया जाता था। फिर अगर हम रामायण काल की बात करें तो इसको किस नाम से बुलाया जाता था? झारखंड नाम से बुलाया जाता था। तो झारखंड जो है नाम से रामायण काल में इसे बुलाया जाता था। ठीक है, तो क्या क्या चीजें क्लियर हुई कि बोंगरा, बंगरा और बेंगरा जो है स्थानीय लोग इसे कहते थे। 10वीं शताब्दी में डंडोर नाम दिया गया था। और झारखंड कब कहा जाता था? इसे रामायण काल में इसे झारखंड कहा जाता था। ठीक है, तो रामायण काल में इसे झारखंड नाम दिया गया था। फिर अगर हम बात करें इसकी माप की, तो सबसे पहले हम इसकी माप की बात करते हैं फीट में। देखिए आपको माप किस में याद रखनी? फीट में याद रखनी। उसके बाद आप सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसकी माप क्या है? यानी कि 10 क्या है इसकी लंबाई है, 6 क्या है इसकी चौड़ाई है और ये वाली 6 क्या है ऊंचाई है। यानी कि 10
गुणे 6 यानी कि ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। ठीक है, तो 10 गुणे 6 जो है जो कि हमारा गुफा की माप है, यानी कि ये साइज है, ये इसका क्या है, ये साइज है। तो 10 गुणे 6 आपको याद रखना है। फिर अगर हम बात करें यहाँ के जो भित्ति चित्र हैं, तो यहाँ के जो भित्ति चित्र हैं सबसे पुराने भित्ति चित्र माने जाते हैं, यानी कि सबसे प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ के माने जाते हैं, जोगीमारा गुफा के माने जाते हैं। तो सबसे प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ के माने जाते हैं, जोगीमारा गुफा के माने जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या चीजें क्लियर की। तो स्थानीय लोग इसे क्या कहते थे, बंगला या बोंगरा कहते थे। डंडोर 10वीं शताब्दी में से नाम दिया गया। झारखंड रामायण काल में दिया गया और इसकी माप क्या है, 10 गुणे 6 है, किसमें है, फीट में है, यानी कि आपको फुट भी याद रखना है। तो ये इसकी जो माप किसमें दी हुई है, फुट में दी हुई है, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे प्राचीन जो चित्र है कहाँ के माने जाते हैं, जोगीमारा गुफा के माने जाते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग इसको मानते थे कि ये सुतनुका देवदासी का निवास स्थान था, यानी कि जो जोगीमारा जो गुफा है ये सुतनुका नाम की एक देवदासी थी, तो उसका निवास स्थान माना गया है। लेकिन बाद में जब उस पर और ज़्यादा जो है शोध हुए, बहुत और ज़्यादा जब उसमें जानकारी हासिल की गई, तो इसको क्या माना गया है, वरुण देवता का मंदिर भी माना गया है। ठीक है, तो बाद में इसको वरुण देवता का मंदिर भी माना गया है। ठीक है, तो कुछ लोग का मानना है सतनुका देवदासी का निवास स्थान था और कुछ लोग क्या मानते थे, ये वरुण देवता का मंदिर था। और इसकी जो कला पे, यानी कि जो जोगीमारा जो गुफा है, इसकी कला पे किस धर्म का प्रभाव पड़ा है, तो जैन धर्म का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो जैन धर्म का इसकी कला पे प्रभाव पड़ा है ऐसा माना जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, यानी कि सतनुका देवदासी को भी आपको याद रखना। सतनुका देवदासी के बारे में और भी चीजें कही गई हैं, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना, कुछ लोगों ने सतनुका देवदासी का निवास स्थान जोगीमारा गुफा को माना है और कुछ लोग इसको वरुण देवता का मंदिर मानते हैं। और इसकी कला पे किसका प्रभाव पड़ा है, किस धर्म का प्रभाव पड़ा है, तो यहाँ पर आपको जैन धर्म याद रखना है। और कौन से देवता यहाँ पर है, तो वरुण देवता को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हम बात करें सतनुका देवदासी की, तो सतनुका जो देवदासी थी, ठीक है, तो सतनुका जो देवदासी थी वरुण देवता की सेवा में थी, यानी कि वरुण देवता की सेवा में थी। और जो है ये जो सतनुका नाम की जो देवदासी थी, ये किसके प्रेम में आ गई थी, ये रूपदक्ष देवदीन के प्रेम में आ गई थी, यानी कि उनसे ये प्रेम करने लगी थी। ठीक है, तो किसके सेवा में थी, तो वरुण देवता की सेवा में थी। किससे प्रेम करने लगी थी, तो रूपदक्ष देवदीन से प्रेम में थी, उनसे प्रेम करने लगी थी। ठीक है, और ये जो नाट्यशाला थी, यानी कि नाट्यशाला के जो अधिकारी थे, इसका विरोध का कोप भाजन होना पड़ा, यानी कि कोप भाजन किसे होना पड़ा, तो सतनुका देवदासी को होना पड़ा। और कोप भाजन का मीनिंग क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। कोप भाजन का मीनिंग क्या होता है, यानी कि जिसपे क्या है, जिसपे मतलब लोग कह सकते हैं जिसपे गुस्सा उतारा जाता है, जिसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कोप भाजन। ठीक है, यानी कि इसका कोप भाजन किसको बनना पड़ा, तो सतनुका को बनना पड़ा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किसके प्रेम में थी, तो रूपदक्ष देवदीन नाम इनके प्रेम में थी। कौन प्रेम में थी, सतनुका देवदासी थी। और किसकी सेवा में थी, तो ये वरुण देवता की सेवा में थी। और किन्होंने इसका विरोध किया, तो नाट्यशाला के अधिकारियों ने इसका विरोध किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर इस वियोग में अपना जीवन बिताना पड़ा। ठीक है, फिर इसी वियोग में जो है इन लोगों को अपना जीवन बिताना पड़ा। फिर क्या होता है, जो रूपदक्ष देवदीन थे उन्होंने क्या किया, जो सीता बोंगरा जो इसके करीब में एक गुफा है, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि जोगीमारा गुफा के पास में और कौन कौन सी गुफाएं हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग बात करते हैं जो रूपदक्ष देवदीन थे, तो इस प्रेम प्रसंग को, यानी कि जो अपना सतनुका और जो है रूपदक्ष का जो प्रेम प्रसंग था, तो उन्होंने कहाँ पर अभिलेख के तौर पे जो है करवा दिया, तो वहाँ पर सीता बोंगरा में करा दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। रूपदक्ष देवदीन इस प्रेम को सीता बोंगरा की भित्ति पर अभिलेख के रूप में सदैव के लिए अंकित करा दिया। तो आपको याद सीधे क्या रखना, सीता बोंगरा आपको याद रखना है। ठीक है, तो रूपदक्ष देवदीन ने इस प्रेम प्रसंग को कहाँ पर अंकित करा दिया, तो सीता बोंगरा आपको सीधे याद रखना है। तो आपको यहाँ पर लर्न करने का पॉइंट क्या है, सीता बोंगरा आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपको ध्यान रखना इसमें कितने चित्र मिले हैं, तो इसमें 7 या 8 चित्र मिलते हैं ऐसा माना जाता है। तो इसमें कितने चित्र मिलते हैं, 7 या 8। और सारे चित्र किस पे बने हैं, छतों पे बने हैं। और यहाँ की जो छतें हैं वो कैसी, थोड़ी सी नीची छतें हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो चित्र हैं वो जल्दी मिट गए। ठीक है, जाहिर सी बात है जब नीची छतें होती हैं तो उस पर हाथ वगैरह इंसान लगा सकता है, तो उसकी वजह से इनके जो चित्र जो है ज़्यादा जो है मतलब ख़राब होने लगे हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, कितने चित्र मिले हैं, 7 से 8 चित्र मिले हैं। और ज़्यादा चित्र किस पे बने हैं, छतों पर बने हैं। और छतें यहाँ की बहुत
ही नीची बनी हुई है। फिर इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट जो दूसरा पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1914 में यानी कि 1914 में क्षेमेंद्र नाथ और असित कुमार हल्दर ने इसकी प्रतिलिपियां बनाई, यानी कि जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां क्षेमेंद्र नाथ और असित कुमार हल्दर ने 1914 में बनाई। ठीक है, तो 1914 में क्षेमेंद्र नाथ और असित कुमार हल्दर ने जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की। फिर आपको ध्यान रखना, सतनुका देवदासी ने चित्रों का निर्माण किया। ऐसा मानना, कुछ लोग का मानना है कि जोगीमारा जो गुफा के जो चित्र हैं वो किसने इसका निर्माण किया है, तो सतनुका नाम की जो देवदासी थी जिसको हम लोग लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसने इन चित्रों का निर्माण किया, कुछ लोगों का ये भी मानना है। तो आपको याद सीधे क्या रखना है, 1914 में क्षेमेंद्र नाथ असित कुमार हल्दर ने इसकी प्रतिलिपियां तैयार की, और पूछा जाए जोगीमारा गुफा के चित्रों को किसने तैयार किया है, तो सतनुका देवदासी ने तैयार किया है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। फिर आगे हम बात करते हैं, जोगीमारा गुफा के चित्रों का रहस्य यह है कि असली चित्रों के ऊपर सफेद रंग पोतकर पुराने चित्रों को दोबारा बनाने का प्रयास किया गया है। यानी कि इनके चित्रों को देखने से ऐसा लगता है कि वो जो पुराने चित्र क्या है जब मिट गए, यानी कि जब खराब होने लगे, तो उस पर सफेद प्लास्टर लगाकर उस पर फिर से चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, यानी कि उसकी जो रेखाएं हैं, यानी कि जो नीचे चित्र है तो उनकी रेखाएं निकली हुई नजर आती हैं, तो जिससे ये पता लगता है कि इसमें जो पुराने चित्र के ऊपर नए चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो पुराने चित्र के ऊपर नए चित्र बनाए गए हैं जोगीमारा की गुफाओं में, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये सारे आपको पॉइंट याद रखने हैं कि जोगीमारा के जो गुफा का जो रहस्य, जोगीमारा गुफा के चित्रों का क्या रहस्य है कि असली जो चित्र थे उसके ऊपर पेंट करके जो है दूसरे चित्र बनाए गए, और दूसरे चित्रों का टाइम पीरियड क्लियर नहीं है, आपको जो पुराने जो चित्र हैं उसका टाइम पीरियड ही बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है इसके जो पास में और कौन कौन सी गुफाएं, अभी मैंने बताया था जोगीमारा गुफा के पास कुछ और भी अन्य गुफाएं प्राप्त हैं, उसको भी हमें ध्यान रखना है। जैसे कि सीता बोंगरा, जिसमें कि मैंने बताया था जो, तो सीता बोंगरा जो गुफा है, ठीक है, तो सीता बोंगरा गुफा या लांगड़ा गुफा, ठीक है, तो ये एशिया की अति प्राचीन नाट्यशाला में आती है। तो पूछा जाए एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला कौन सी है, तो सीता बोंगरा या लांगड़ा, यानी कि दोनों ही नाम आपको ध्यान रखना है, एक ही नाम है। ठीक है, तो सीता बोंगरा और लांगड़ा दोनों को आपको याद रखना है, दोनों एक ही नाम है। तो सीता बोंगरा या लांगड़ा गुफा एक ही चीज़ है, और ये एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। ठीक है, तो एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला कौन सी हो जाएगी, तो सीता बोंगरा हो जाएगी। फिर आगे हम बात करें लक्ष्मण बोंगरा। ठीक है, तो दूसरी गुफा कौन सी है, लक्ष्मण बोंगरा है। ये क्या है, ये यानी कि एक किंवदंती के अनुसार लक्ष्मण यहाँ पर, यानी कि लक्ष्मण बोंगरा में लक्ष्मण यहाँ पर सीता और राम जी की रखवाली करते थे, ऐसा कहा जाता है। फिर इसके बाद कौन सी गुफा आपको याद रखनी है, वशिष्ठ गुफा आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको वशिष्ठ गुफा आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर वशिष्ठ गुफा भी आपको याद रखनी है, जो जोगीमारा गुफा के पास में ही पड़ती है। फिर आगे कौन सी गुफा है, कबीर चौरा, ठीक है, पोरी देवरी और सिंह द्वार और रावण द्वार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें रावण द्वार में क्या है, रावण, कुंभकर्ण, नर्तकियों की मूर्ति, ऐसे चित्र मिलते हैं। ठीक है, तो रावण द्वार में किसके किसके चित्र मिलते हैं, यानी कि रावण और कुंभकर्ण और नर्तकियों की मूर्ति वगैरह के जो चित्र हैं तो वो रावण द्वार में मिलते हैं। ठीक है, तो क्लियर क्या हुआ कि जोगीमारा जो गुफा है उसके करीब में कौन कौन सी गुफाएं, तो आपको सीधे गुफाएं याद करनी है कि जोगीमारा गुफा के पास में और कौन कौन सी गुफाएं प्राप्त हैं। तो सीता बोंगरा आपको याद रखना है, लक्ष्मण बोंगरा याद रखना है, वशिष्ठ बोंगरा, कबीर चौरा, पोरी देवरी, सिंह द्वार और रावण द्वार। जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सी वो भी आपको ध्यान रखनी है। इसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, जिसमें आपको सीता बोंगरा याद रखना है और लक्ष्मण बोंगरा याद रखना है, और साथ में आपको रावण द्वार आपको याद रखना है, यानी कि इन 3 गुफाओं को आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, तो जोगीमारा गुफा के पास में जो गुफाएं हैं वो भी हम लोगों ने क्लियर की। आगे स्लाइड पे चलते हैं, जोगीमारा गुफा के चित्र। अब मैंने बताया था यहाँ पर 7 से 8 चित्र प्राप्त हैं, जिसमें प्रथम खंड में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कितने चित्र प्राप्त हैं, 7 से 8 चित्र प्राप्त हैं। ठीक है, तो जिसमें प्रथम, अगर हम बात करें प्रथम खंड में कौन से चित्र हैं, तो कमल युक्त सरोवर मिला है। ठीक है, तो कमल युक्त सरोवर यहाँ से प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रथम खंड में कौन सी चित्र मिलेगा, तो किसका मिलेगा, तो कमल युक्त सरोवर प्राप्त है। ठीक है, और इसमें और क्या क्या चीजें हैं वो भी आपको ध्यान रखनी, जिनमें केंद्र में एक पुरुष वृक्ष के नीचे बैठा दिखाया गया है, यानी कि एक पुरुष है वो क्या है, वो वृक्ष के नीचे बैठा दिखाया गया है। ठीक है, तो प्रथम खंड में आपको सीधे इतना याद रखना, कमल युक्त सरोवर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भी इसके आसपास चीजें हैं, आप बुक में देखिएगा आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक जो है पॉइंट वाइज मैं चीजें बता रही हूँ, जिससे आपको चीजें याद रहें और आपको एग्जाम में इसी तरीके से मिलेगा कि प्रथम खंड में कौन सा चित्र है, तो आपको कमल युक्त सरोवर याद रखना है। ठीक है, तो कमल युक्त सरोवर प्राप्त है, जिसमें एक पुरुष जो है क्या है, वृक्ष के नीचे बैठा है।
ठीक है। अगर हम दूसरे खंड की बात करें तो दूसरे खंड में क्या मिलता है, तो कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप करते हुए। ठीक है, तो दूसरे जो है खंड में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, कुछ लोग आ गए थे जिसकी वजह से मुझे होल्ड करना पड़ा। ठीक है, तो कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप करते हुए जो है दिखाया गया है। यहाँ पर ये क्या लिखा है, नीचे, तो इस तरीके से नीचे लिखा जाता है, आपको पता है, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप करते हुए दिखाया गया है दूसरे खंड में। तीसरे खंड की अगर हम बात करें तो पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ युगल दिखाया गया है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यानी कि पुष्प के ऊपर जो नृत्य करता हुआ युगल दिखाया गया तीसरे खंड में, ऐसा दिखाया गया है। तो इस तरीके से आपको सारे खंड की चीजें आपको याद रखनी है और एक एक चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर चौथे खंड की बात करें तो अनुपात रहित मनुष्य जिसके सिर पर चोंच है। ठीक है, तो चौथे खंड में क्या है, तो अनुपात रहित एक मनुष्य बना जिसके सर पर, यानी कि जिसके सिर पर क्या है, चोंच दिखाई गई है। ठीक है, जिसके सिर पर क्या दिखाई गई, चोंच दिखाई, यानी कि चोंच वाला जो है मनुष्य यहाँ पर दर्शाया गया है और साथ में पक्षी बना है, तो उसके साथ में क्या बना हुआ, पक्षी बना हुआ है। तो चौथे खंड में चोंचदार मनुष्य दिखाया गया है और उसके साथ में एक पक्षी का भी चित्रण किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पक्षी का चित्रण इसमें किया गया है। पांचवें खंड में नृत्यांगना, गायक और नर्तकों के झुंड को दिखाया गया है। ठीक है, तो नृत्यांगना का चित्र बना है, गायक का चित्र बना है। ठीक है, नृत्यांगना का चित्र बना है, गायक का चित्र बना है और नृतक के झुंडों का, यानी कि नृतक के डांसर्स के ग्रुप्स का भी चित्रण यहाँ पर किया गया है। पांचवें खंड यानी कि छठे खंड, यानी कि ये तो पांचवा खंड हो गया। अगर हम छठे खंड की बात करें तो यहाँ पर प्राचीन ढंग का रथ दिखा है। ठीक है, यानी कि प्राचीन ढंग का एक रथ बना मिला है। और सातवें में बात करें तो यहाँ पर भी जो है रथों का ही जो है अंकन है, तो ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। तो यानी कि पांचवें में भी क्या है, रथ दिखाए गए और सातवें में भी रथ दिखाए गए और छठे में भी रथ दिखाए गए हैं। और प्राचीन ढंग के रथ किस में बने, छठे में बने हैं और सातवें में क्या है, ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सातों खंड हम लोगों ने डिस्कस किए। ठीक है, तो पहले में क्या था, कमल युक्त सरोवर। दूसरे में क्या था, कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप करते हुए, पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ युगल और अनुपात रहित मनुष्य जिसके सिर पर चोंच बनी थी। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, चोंच वाले मनुष्य को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जोगीमारा गुफा से चोंच वाला मनुष्य प्राप्त है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और कौन से खंड में, तो आपको खंड भी याद रखना, चौथे खंड में। हालांकि खंड आप ना भी याद करें तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जोगीमारा का ये चित्र याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें, यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे पोर्शन में आ जाते हैं। क्षेमेंद्र नाथ और असित कुमार हल्दर ने 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन किया है। यानी कि ये जो वर्णन किया है किसने किया है, क्षेमेंद्र नाथ और असित कुमार हल्दर ने किया है। और 7 चित्रों के खंडित, यानी कि जो चित्र हैं ये क्या है, खंडित अवशेषों का वर्णन उन्होंने किया है। ठीक है, तो ये वर्णन लिखा हुआ है। ठीक, तो क्षेमेंद्र नाथ और असित कुमार हल्दर ने 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन किया है। और ये जो खंड कौन से, ये खंड हम लोगों ने क्लियर यहाँ पर कर लिए। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा स्लाइड है। तो जोगीमारा गुफा के चित्रांकन की विधि, तो अब हम बात करते हैं जो जोगीमारा के जो चित्र हैं तो उसकी चित्रांकन की विधि कौन सी है। ठीक है, तो विधि भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, मैंने बताया था कि यहाँ के चित्रों को देख करके ऐसा लगता है कि एक चित्र के ऊपर दूसरे चित्र बनाए गए हैं। तो यहाँ पर दूसरे स्तर के जो वर्तमान जो चित्र उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि उसमें चित्रांकन कैसे किया गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि यहाँ पर जो चित्र जो बने थे तो ऐसा लगता है कि वो चित्र मिट गए हैं और उसके ऊपर से सफ़ेद से पुताई करके उसके ऊपर दूसरे चित्र बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो दूसरे जो चित्र दिख रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो चित्र में कौन कौन से रंगों का यूज़ किया गया है और कैसे, कहाँ पर कौन सा रंग लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पृष्ठभूमि है, यानी कि पृष्ठभूमि कैसी है, वो सफ़ेद है और सफ़ेद पर लाल से चित्र बनाए गए हैं। यानी कि सफ़ेद पर किससे चित्र बनाए गए हैं, यानी कि रेड कलर से चित्र बनाए गए हैं। और उसका जो सीमांकन है, जो आउटलाइन है, वो किससे किया गया, काले रंग से किया गया है। तो आउटलाइन किस कलर से किया गया है, काले रंग से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो सफ़ेद पृष्ठभूमि वाइट है, उसमें रेड कलर से चित्रांकन किया गया है और आउटलाइन जो हुई है वो ब्लैक कलर से हुई है। तो किस कलर से आउटलाइन हुई है, ब्लैक कलर से हुई है। फिर इसमें जो हाशिए जो होते हैं उसको जो है किस कलर से बनाया गया, तो पीले रंग से बनाया गया है। तो हाशिए पीले रंग से बनाए गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें क्लियर हुई, सफ़ेद पृष्ठभूमि, लाल रंग के चित्र बनाए गए हैं, काले से आउटलाइन की गई है और उसमें जो हाशिए बनाए गए वो पीले रंग से बनाए गए। अब बात करें हाशिया, तो हाशिया क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे कि हम लोग कॉपी लेते हैं, कॉपी में इस तरीके से लाइन खींची होती है, यानी कि मार्जिन जो होता है उसको हम बोलते हैं हाशिया बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग स्पेस छोड़ देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाशिया बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम मार्जिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन रंगों का प्रयोग जोगीमारा गुफा में किया गया है। यानी कि अब हम देखें, अगर पूछा जाए किन किन रंगों का यूज़ किया गया है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं सफ़ेद रंग का यूज़ किया गया है, लाल रंग का यूज़ किया गया है और काले रंग का यूज़ किया गया है।
और पीले रंग का यूज यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर कौन कौन से रंग हो जाएंगे, सफेद, लाल, काले और पीले जो कलर का यूज जोगीमारा गुफा में किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग को क्लियर हुई। आगे स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए इतने पॉइंट्स हम लोग देख चुके हैं, लेकिन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जोगीमारा केव। ठीक है, तो जोगीमारा केव के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए अगर हम यहाँ की आकृति की बात करें, जहाँ की जो आकृतियां बनी है वो कैसी है, बौनी बनी है और थोड़ी अनुपातहीन बनी। बौनी का मतलब क्या, नाटी टाइप की, यानी कि छोटी बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ की आकृतियां कैसी बनी है, बौनी बनी हुई है। ठीक है, और अनुपातहीन, यानी कि उसमें जो है अनुपात वाली चीजें नहीं, यानी कि बहुत ज्यादा नाप तौल से चीजें नहीं बनाई गई। अनुपातहीन यहाँ के चित्रों की अनुपातहीन माना गया और बौनी माना गया। ठीक है, तो अगर पूछा जाए जोगीमारा गुफा की आकृतियां कैसी हैं, तो बौनी और अनुपातहीन माना गया है। फिर इसके अलावा हम बात करें यहाँ की रचना शैली, तो यहाँ की जो रचना शैली जो है, यानी कि जोगीमारा गुफा की जो रचना शैली है किससे मेल खाती है, यानी कि किसके समान लगती, किसके जैसे लगती, तो भरहूत और सांची के समान लगती है। ठीक है, यानी कि जोगीमारा के जो गुफा चित्र हैं वो भरहूत और सांची से मेल खाते हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, पूछा जाएगा जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं किससे मेल खाते हैं, तो आपको भरहूत और सांची आपको दोनों ही याद रखना है। ठीक है, तो सांची और भरहूत आपको दोनों ही याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे जो पॉइंट आपको क्लियर हुए। फिर हम बात करते हैं रामगढ़ की पहाड़ी में हर साल, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर एक मेला लगता है। तो ये मेला कब लगता है, चैत्र रामनवमी को एक मेले का आयोजन होता है। यानी कि जोगीमारा गुफा जहाँ पर है वहाँ पर एक मेला लगता है। कब लगता है, वो एक साल में एक बार लगता है और चैत्र रामनवमी जो है में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देख लें तो पूरा पॉइंट है क्या, रामगढ़ की पहाड़ियों में हर साल चैत्र नवमी एक मेले का आयोजन होता है। ठीक है, और आपको बता दें हम कि कुछ लोग पहले जोगीमारा गुफा जहाँ पर है तो वहाँ पर पहले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता था। मतलब असित कुमार हल्दर और शेमेंद्र नाथ ने बताया कि वहाँ पर पहले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अब क्या है, चीज़ें आसान हो गई हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब शुरुआत में होता था तो वहाँ पर जाने का जो साधन था वो अच्छे से नहीं था, लेकिन आज अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वहाँ पर अब जाना थोड़ा सा सुलभ हो गया है, यानी कि ईजी हो गया है। तो यहाँ पर हर साल एक मेला लगता है जिसको हम बोल सकते हैं चैत्र रामनवमी का एक मेले का आयोजन होता है। और जोगीमारा का अगर बोले कि जो यहाँ का जो जीवन है, यानी कि जोगीमारा के जो चित्र जो बने हैं उसमें किस तरीके का जीवन दिखाया गया है, तो ग्राम्य जीवन दिखाया गया है। ठीक है, तो चैत्र रामनवमी का एक मेले का आयोजन होता है, हर साल होता है। और यहाँ के चित्रों का, यानी कि जोगीमारा गुफा के चित्रों के अगर बात करें तो यहाँ पर कैसे चित्र दिखाए गए, ग्राम्य जीवन पे आधारित चित्र दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ग्राम्य जीवन पे आधारित चित्र दिखाए गए जोगीमारा गुफा में। फिर हम बात करें जोगीमारा की जो आकृतियां हैं वो कहाँ संग्रहित है, कहाँ पर रखी हुई है, यानी कि जोगीमारा के जो गुफा के जो चित्र हैं वो कहाँ पर संग्रहित है, तो ये भारतीय पुरातत्व संग्रहालय नई दिल्ली में रखे हुए हैं। ठीक है, तो जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं वो कहाँ पर संग्रहित है, तो भारतीय पुरातत्व संग्रहालय नई दिल्ली में रखे हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज जोगीमारा गुफाओं के बारे में सारे पॉइंट्स देखे जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर फिर भी कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे तो वो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक ना किया हो। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।